हेलो देयर 94.3 माय एफएम पर आप हमेशा सुनते हैं आरजे आलिया को। आपको पता है शो तो वैसे हैप्पी इवनिंग करती हूँ, पर फिलहाल माहौल थोड़ा गमगीन सा है क्योंकि क्या है, फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल पीयूष अग्रवाल जी। सर थैंक यू सो मच आज हमसे बात करने के लिए और हमें उन वीरों की कहानियां बताने के लिए जो शायद हमने सुनी भी नहीं। वो चीज़ें जब मैंने सुनी तो आई वाज लाइक बिट ऑफ इमोशनल। तो मैं ज़रूर चाहूंगी कि ये जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो आप उन सब को ये कहानियां बताएं। तो प्लीज बिल्कुल, मैं आज हम एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने वाले हैं, एक वीर ही नहीं कहूंगा, परमवीर योद्धा की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर हमारे रोंगटे भी खड़े होंगे और हमें उस पर्सनालिटी, उस वीर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं शुरू करता हूँ एक उस वक्त वाकया से जब एक छोटा सा यंग स्कूल से निकला हुआ बच्चा अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, एसएसबी इंटरव्यू के लिए, सेना में ज्वाइन करने के लिए, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद में। और वहां जाने के बाद जो एसएसबी होता है, सेना में ऑफिसर बनाने का प्रोसेस होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, कई फेजेस होते हैं और हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम भी उसमें एज अकेडमी में उसको ट्रेन करते हैं बच्चों को एसएसबी के लिए। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने, जो कि सीनियर कर्नल साहब होते हैं या ब्रिगेडियर साहब होते हैं, वहां पर उस बच्चे से पूछते हैं कि आप सेना में क्यों आना चाहते हैं। उसने एक नपातुला सा छोटा सा जवाब दिया, कहा कि मैं सेना में परमवीर चक्र जीतने के लिए आना चाहता हूँ, मैं परमवीर चक्र विजेता बनने के लिए सेना ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये बात पता नहीं उस वक्त उस बच्चे ने जो बात कही वो आगे चलकर सच हो जाती है और वो परमवीर चक्र उस दिन के 6 साल बाद जीतता भी है, उनको मिलता भी, पर मरणों का देश के ऊपर सुप्रीम सैक्रिफाइस करने के। तो सर वो जो पूरी जर्नी है, ये 6 साल की जर्नी प्लस उनके बचपन की कुछ बातें जो आपने मुझे बताई है, वो भी सब कुछ आज हमारे सामने साझा कीजिए। बिल्कुल। मनोज एक गोपीचंद पांडे और एक छोटी सी दुकान थी उनकी किराने की, रुद्रा गांव, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, यूपी। मम्मी एक स्कूल टीचर थी, प्राइमरी स्कूल की, और सबसे बड़े थे परिवार में। थोड़ा सा गरीबी और उसी माहौल में बचपन बीता, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली टाइप। तो ये जो मनोज शुरू से ही बहुत हर एक चीज बहुत संभाल के रखता था। उसे पता था कि वो सबसे बड़ा है, तो अपनी किताबें कवर करके रखता था ताकि अपने छोटे भाई बहनों के काम आ जाएं। जब वो 3 साल का था, उसकी मम्मी उसको एक दिन लखनऊ में ले गई मेले में। तो उससे बहुत कहा उसकी मम्मी ने कि भैया आप कुछ खा लो, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। पता नहीं 3 साल की उम्र में भी उसको पता था कि उसके फैमिली की आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। फाइनली जब मम्मी ने कहा कि कुछ तो लो, तो उसने एक बांसुरी खरीदी और वो बांसुरी उसके साथ अगले 21 साल तक रहती है, क्योंकि वो 24 साल के बाद तो आसमान में एक तारा बन के रह गए। तो वो बांसुरी लेते हैं और एक चीज से और उनको एक्साइटमेंट होता है उस मेले में, जो गुब्बारे के ऊपर एयर गन से, छर्रे से कुछ लोग निशाना लगा रहे थे, पर उनको 3 साल की उम्र में होने की वजह से वो लगाने में। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी, बहुत अपनी कॉपी किताब को बहुत संभाल के रखते। इसी तरीके से उनके पिताजी ने उनको सैनिक स्कूल में डाला, यूपी सैनिक स्कूल में। वही सैनिक स्कूल बाद में उन्हीं के नाम से जाना गया। आज उस सैनिक स्कूल को कैप्टन मनोज पांडे परमवीर सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाता। और वो एसएसबी बोर्ड भी में भी, जो इलाहाबाद का एसएसबी बोर्ड था, जहाँ पे उन्होंने कहा था मैं परमवीर चक्र देना चाहता हूँ, उसका जो मेन ब्लॉक है उसको भी हम मनोज पांडे ब्लॉक के नाम से जानते हैं। यूपी में एनसीसी में टॉप किया। एनसीसी के साथ ही उन्होंने एनडीए में का एग्जाम दिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवास का। सिलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद, जिसका मैंने बताया, एसएसबी क्लियर किया। एसएसबी करने का वहाँ पर माइक स्क्वाड्रन में गए और इस तरह से 3 साल की कठिन ट्रेनिंग प्राप्त करके 1 साल आईएम में और फिर सेना में अधिकारी बनते हैं एज ए लेफ्टिनेंट। सन 1999 में गोरखा राइफल्स, इसका बड़ा फेमस वॉर क्राई है, जय मां काली आयो गुरखा। तो गुरखाज आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। गुरखाज अपने, और गुरखा का सबसे फेवरेट जो हथियार होता है वो होता है खुखरी।
खुखरी। खुखरी एक नाइफ होता है, एक खंजर होता है, बहुत थोड़ा सा sharp। शार्प होता है, और उसको चलाना गुरखा सोल्जर, वो कहते हैं गुरखा के हाथ में अगर ये आ जाए तो दुश्मन कांप जाता है, गुरखा सोल्जर के। तो वो खुखरी भी उनको ट्रेनिंग दी गई लखनऊ में, उनको जब सेंटर में भेजा गया तो अच्छा, खुखरी उनको की उसकी भी थोड़ी training- बहुत ट्रेनिंग हर एक को होती है वहां पर, खुखरी चलाने की ट्रेनिंग होती है। और खुखरी से मेरे को याद आया कि एक दशहरा जब वो यूनिट गए अपनी पलटन में गए, 111 GR 11 गुरखा राइफल्स की पहली बटालियन, तो उनको एक दिन दशहरे के दिन कहा गया कि आप एक बकरे को, वहां पे उनकी कस्टम ट्रेडिशंस के हिसाब से होता है कि एक झटके से आपको उस सर धड़ से सर अलग करना। धड़ से अलग करना होगा। उनको कहा कि आपको करना है, आप जूनियर मोस्ट ऑफिसर हो, लेफ्टिनेंट हो, आपके लिए तो ये कंपलसरी है। अब पांडे जी तो बिल्कुल वेजिटेरियन, ना कभी शराब पी, ना कभी इस तरह की चीज, वो तो छोटे मोटे कीड़े नहीं मार सकते थे, मीट और मांस से बिल्कुल मीट मांस से दूर। उनको कहा कि आप ये बकरे को एक शॉट में, 2 शॉट में नहीं मार सकते, एक ही झटके में आपको सर अलग करना है। हाथ उसका कांप रहे होंगे। हाँ, तो उनके हाथ कांप रहे हैं। खैर उन्होंने कहा कि मेरे को करना है अपने जवानों के सामने, एक शॉट में किया, गश ऑफ ब्लड कम्स ऑन हिज फेस, पूरा मुंह उनका खून से लाल हो जाता है, और अगले 3 दिन तक वो परेशान, शीशे के आगे अपना मुंह रगड़ते हैं। क्योंकि पहली बार उन्होंने ऐसा। पर ये तो शुरू की बात थी। आज का जो उस टाइम का जो जून जुलाई का जो मनोज पांडे था, वो बिल्कुल अलग था। समय बीतता गया, 1-1.5 साल हो गया। उनकी यूनिट सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर 111 GR पोस्टेड, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा, सबसे खतरनाक बैटल ग्राउंड। यहाँ पर आप सिर्फ दुश्मन से ही नहीं लड़ते हैं, वहाँ की खराब टेम्परेचर, खराब मौसम और अलग अलग किस्म की बीमारियों से भी जूझते हैं, लड़ते हैं। 1.5 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद यूनिट को वहाँ से पुणे मूव करना, टेन्योर खत्म, खुशी का मौका, यूनिट पैकअप करके जाने की तैयारी कर रही थी दूसरी जगह, पुणे, अच्छी जगह पर, क्योंकि इस कठिन, उसके बाद फौज में क्या होता है कि पहले आप एक फील्ड एरिया में जाते हैं, वहां से फिर आप पीस स्टेशन में आते हैं, और फिर वापस फील्ड एरिया में जाते हैं, तो ये चलता रहता है। तो पीस स्टेशन में आना था, पीस स्टेशन में उनकी प्लानिंग थी कि आके हम शादी करेंगे और सब अच्छा होगा, फ्यूचर प्लान्स के साथ। पर ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। जब वो वापस उनकी यूनिट आ रही थी तो अचानक ऑर्डर मिला कि भाई आप तुरंत वहीं रुक जाएं, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध छिड़ गया है। पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंचाइयों पर आकर हमारे पोस्टों को कैप्चर कर लिया है, कब्जा कर लिया है, और हमें उनको वहां से खदेड़ना है। तो गुरखास, इनके कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल ललित राय, 111 GR के, वीर चक्र उनको इस युद्ध में मिला था। उन्होंने कहा बिल्कुल, तो उनको बटालिक सेक्टर की तरफ उनकी तैनाती की गई। कुकरथाम, जुबार, कालूबा, ये कॉम्प्लेक्स था जो कि नेशनल हाईवे को पूरी तरह से, उसने जो लद्दाख का था, जब तक इस कॉम्प्लेक्स को बटालिक का क्लियर नहीं करते तब तक युद्ध आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये बहुत क्रिटिकल जगह थी, और यूनिट को टास्क मिला, तो यूनिट ललित राय और उनकी टीम ने बहुत बखूबी से ये टास्क निभाया। तो सबसे पहले जुबार पोस्ट को कैप्चर किया गया, बहुत युद्ध हुआ, इसमें मनोज पांडे भी और बाकी ऑफिसर्स भी साथ में थे, बाकी पूरी टीम साथ थी। काफी कैजुअलिटीज हुए, कुछ लोग घायल भी हुए, कुछ लोग शहीद और किल्ड इन एक्शन भी हुए। तो इनको टास्क भी मिला, एक जगह टास्क मिला कि भाई आप कुछ हमारे जो शहीद और घायल हुए हैं उनको लेके आए। तो इन्होंने कहा कि तुरंत, नंबर 5 प्लेटून के प्लेटून कमांडर थे, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, लेके आता हूँ। दुश्मन की गोलियों की परवाह किए बगैर जितने लोग घायल होते थे वो उनको लेके आते शुरुआती तौर पर। फिर एक सबसे खतरनाक लड़ाई का मौका आया, ये हुआ करीब 15 जून के आसपास 1999। जुबार पोस्ट कैप्चर हो गई। अब बारी थी एक उससे लगी हुई पोस्ट से थोड़ी दूर, कालूबार पोस्ट। यहाँ पर दुश्मन ने 5 संगड़ और बंकर बना लिए थे, और वो इस तरह के बंकर बने हुए थे कि वो
वहाँ पे ना तो हमारा तोपखाना का फायर इफेक्टिव हो रहा था, ना मोटर्स वहाँ पे करते थे। अगर हम डायरेक्ट किसी हथियार से, बड़े हथियारों से भी उनके ऊपर अटैक करते थे तो उन पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे, असर नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा था और दिख भी नहीं रहे थे वो। लेकिन वो वहाँ से फायर बहुत इफेक्टिव आता था, वो आगे बढ़ने नहीं देता और उसको कैप्चर करना, बड़ी प्लानिंग चली कि उसको कैसे करें। हवाई जहाज भी लाए गए, हवाई जहाज भी इनफेक्टिव, लेजर गाइडेड बॉम्ब भी डाले गए, सब तरह के डाले, लेकिन वो बंकर्स जो थे, 5 बंकर वो इस तरह के थे कि उनको कैप्चर कर पाना एक स्टेज पे नामुमकिन था, इम्पॉसिबल। लेकिन नामुमकिन वर्ड इन वीरों की डिक्शनरी में नहीं होता, इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। और इन्होंने कहा कि नामुमकिन को मुमकिन हम करके दिखाएंगे, चाहे हमें अपनी जान भी देगी। तो इनके सीओ ने बुलाया कि भाई आप तैयारी करो, कालूवार पोस्ट पे वो कैप्चर करने। दिन में आप मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा है, जैसे ही आप हिले उसका फायर आएगा और आप वहां पर, वो रेडी है, मतलब पूरे टाइम रेडी हैं। उनके सारे हथियार इस तरह से लगे हुए हैं कि आप फ्रंट, उनको एक तरफ लेज है, ऊंचाई पे पहाड़ है, ऊंचाई पे बंकर्स हैं, रास्ते हैं नहीं है, और पीछे की तरफ स्टीफ क्लिफ है। तो पूरी तरफ से घिरे हुए, मतलब वो है, आप उनको आसानी से आप वहां पर अप्रोच नहीं कर सकते। और इसको कहा, मैं इसकी एक मनोज पांडे की एक बात कहता हूं कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, उनके पास जो नोट मिला हुआ था, जब उनको कहा कि ये गोल, ये आपको ऑब्जेक्टिव, ये मिशन आपको करना है, तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। और एक छोटे से स्टेटमेंट लिखा था, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि सम गोल्स आर सो वर्दी दैट इट इज इवन ग्लोरियस टू इवन फेल इन देम। मतलब कुछ मिशन, कुछ हमारे टारगेट्स, कुछ गोल्स, कुछ ध्येय इतने महत्वपूर्ण, इतने अच्छे होते हैं कि अगर हम उनमें फेल भी हो जाएं, पर हमने ट्राई किया अपना पूरा दिल से, उसमें भी हमें संतुष्टि मिली। सो उन्होंने शुरू किया शाम के वक्त से, क्योंकि वहां पर पूरा मूवमेंट रात को होना, धीरे धीरे पत्थरों की आड़ लेकर, रेंग कर उन्होंने आगे बढ़ा। साथ में एमुनिशन, ग्रेनेड्स, बेल्ट से खुखरी लगी हुई, और खाने के लिए कुछ पूड़ियां और गुड़ था उनके। पूड़ियां ऐसी हो चुकी थी जो जैसे मैं चमड़े के जैसा वहाँ पे माहौल था उस हिसाब से माइनस में, और टेम्परेचर माइनस, रात को और ठंडा हो जाना, ऑक्सीजन है नहीं, बेयर पत्थर पे। अब क्या हुआ था कि पहले एक मिशन में गए थे तो इन्होंने क्या अपने साथ गरम सॉक्स जो थे, मोजे जो थे, एक एक्स्ट्रा पेयर कैरी कर रखे थे। तो अब उन्हें लगा कि कहीं पिछले एक जगह गए थे तो एक और जुबैर पोस्ट वाले अटैक में, तो एक जगह उनकी इंसास राइफल ठंड के मारे, ठंड की वजह से जैम हो गई। मतलब आप खुद सोचो कि हथियार का मेटल जम जाता है उस जगह माइनस टेम्परेचर में, तो इंसान की क्या हालत है। तो इसने, मनोज ने अपने गरम सॉक्स निकाले और हथियार का जो ब्रीच ब्लॉक है उस पे बांध दिए, क्योंकि मेरे को ठंड लगे, पर लास्ट मिनट पे जब मेरे को जरूरत पड़े मेरे हथियार की, तो हथियार मेरा बिल्कुल फिट रहे। और जैसे जैसे ये आगे, बिल्कुल इतने माइनस के टेम्परेचर में, हेलमेट पहन रखा है, हाथ पूरे छिल चुके हैं, लेकिन उनके मुंह से फिर भी, मुंह के ऊपर पसीना, और वहां पे आर्टिलरी शेलिंग हो रही है दुश्मन की, गन पाउडर की भी स्मेल आ रही है। माहौल बिल्कुल एक ठंडा होने के बाद ठंडा और गर्म। हाँ। तो धीरे 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 वो रैंक के बढ़ रहे हैं आगे, और धीरे धीरे इसलिए भी क्योंकि बीच बीच में दुश्मन, उसको भी पता था कि एक ही ये रास्ता है कि अगर कहीं हिंदुस्तान अगर आ भी पाए तो अगर इसी रास्ते से आ पाएंगे, बाकी जगह से इम्पॉसिबल सा है। तो दुश्मन थोड़ी थोड़ी देर बाद इल्यूमिनेशन राउंड फायर करता है। इल्यूमिनेशन राउंड आर्टिलरी का, तोपखाने का होता है, जिसमें कि कुछ एक सेकंड्स के लिए दिन जैसा हो जाता है। मतलब आप लोगों को देख सकते हो जाता है। हाँ, बिल्कुल लाइट हो जाती है, जैसे गोला आसमान में फटता है तो रोशनी चारों तरफ हो जाती है। और उस रोशनी में वो लोग अपनी राइफलों से स्पॉट करते थे, उनकी राइफल सारी और मशीन गन्स फिक्स लाइन पे लगी हुई थी, और वो अगर कहीं भी हरकत करते थे तो हमारे सैनिकों के मुंह पर और आंख पर और सिर पर गोली मारती ताकि तुरंत मृत्यु हो। तो
ये लोग भी पत्थर पत्थर धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो सुबह 4:30 बज गए, इस तरह से इस पूरी कार्रवाई में पूरी रात मतलब करीब पहुंचे 14 घंटे 4:30 तक बजे। सुबह 4 धीरे धीरे रेंग कर, आप सोच सकते हैं कितनी मुश्किल से जब वहाँ ऊपर पहुंचे तो उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कि बंकर्स बंकर्स कहाँ पर, हम्म, एग्जैक्ट ठिकाना लोकेशन भी लगा बंकर्स का लोकेशन। इधर नीचे सीओ का कॉल आता है रेडियो सेट के ऊपर कि मनोज जल्दी करो, क्योंकि अगर दिन हो गया तो जान खतरे आपका में। मिशन पूरा फेल हो जाएगा, दुश्मन फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और आपको मतलब सबकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हमें जो भी करना है तुरंत जल्दी करना है, क्योंकि अब 4:30 ऑलरेडी बज चुके हैं और बहुत कम समय है। तो मनोज का जवाब बड़ा सिंपल सा था कि सर आप नॉट टू वरी, हम कर रहे हैं। हम कर लेंगे, मिशन सक्सेसफुल होगा। विश्वास नहीं। उन्हें बिल्कुल विश्वास। अब वो सोचने लगे कि भाई मैं कैसे इस वक्त बंकर्स को पहचानूं। अब उनके दिमाग में आया, वो उठे, पत्थर को छोड़ा और बंकर की तरफ बढ़ बढ़ गए बिना किसी से। उनको देखते साथ ही पाकिस्तानों ने कहा कि अरे फायरिंग शुरू कर दिया। तो एक गोली उनके शोल्डर पे लगती है, उससे बंकर की लोकेशन मिल जाती है। तो बस उनको यही चाहिए था कि बंकर की लोकेशन, उन्होंने फटाफट वहां पे फायर किया, फायरिंग शुरू होती है, उनके बाकी सैनिक भी आते हैं और उन्होंने पहला बंकर, लेकिन उस बंकर से पहले वहां पर 5 बंकर थे मैंने बताया। तो उन्होंने ये कार्रवाई करने से पहले अपनी टीम के एक और को बता दिया कि जो वेस्ट साइड का जो बंकर है, अकेला बंकर वो वाले टीम लेगी और बाकी 4 बंकर मैं अकेले मेरी टीम लेगी। तो इस तरह से उन्होंने डिवीजन किया कि 4 बंकर जो एक साथ हैं आगे की तरफ हैं वो मैं लूंगा। टोटल 5 बंकर थे और जो सबसे दूर वाला बंकर था वो एक बंकर अकेला उन्होंने अपनी टीम के मेंबर को। पहला बंकर तो उन्होंने तेजी से कैप्चर कर लिया, 3 जने थे, 2 को वहीं मार गिराया, एक पीछे भागा, उसको भी गोली से उड़ा दिया। अब आगे ही बढ़ रहे थे, अचानक फायर बहुत तेज हो जाता है उनके ऊपर। अब उनके पैर में भी गोली लग जाती है। दुश्मनों को ये अंदाजा लग चुका था कि फायरिंग शुरू हो गई। अब तो उनको पता चला है कि उनके गुरखा सोल्जर्स और गुरखा जब अटैक करते हैं तो उनका उद्घोष भी होता है, वॉर क्राई होता है, जय माँ काली आया गुरखाली। और जब वो जोर से कहते हैं जय माँ काली आया गुरखाली, तो दुश्मन की तो कभी छूटनी थी। मनोज पांडे ने अपनी खुखरी निकाली, दूसरे बंकर के 2 भागते हुए सैनिक थे, बिल्कुल गुत्थम गुत्था की लड़ाई में आसपास, दोनों की गर्दन धड़ से अलग थी, खुखरी से। अब आप खुद सोचो कि जो वो थोड़े टाइम पहले तक, 1 साल पहले तक बकरे का गर्दन काटने में उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन अभी उसका हाथ कांप नहीं रहा। अब उसका हाथ बिल्कुल फान था। दूसरा बंकर हो गया, तीसरे बंकर की तरफ बढ़ते हुए एक हाथ, क्योंकि एक पैर में उनकी गोली है और एक हाथ में भी गोली लग चुकी थी, तो उन्होंने तीसरे बंकर पे 2 ग्रेनेड लॉन्च किए। हद बोला ग्रेनेड बोलते हैं, अंदर फेंका और दूसरा भी फेंका और वहां से जो बाहर निकले उनको भी मार दिया। तभी 3 बंकर खत्म हो गए और जैसे ही वो चौथे बंकर की तरफ जा रहे थे, मशीन गन से फायर आता है और बस फायर उनके सिर पे, माथे पे और सर लगता है। वो गिरते हैं और गिरने से पहले जोर से अपने सैनिकों को, जवानों को कहते हैं छोड़ना नू गुरखाली में, इनको छोड़ना नहीं है। जैसे ही वो गिरते हैं तो गुरखा उनका सांप गिर गया, गोली लग के। वो अटैक करते हैं और वो मशीन गन भी कैप्चर करते हैं और जितने वहां पे पाकिस्तानी थे उन सबको मार दिया जाता है। तभी थोड़ी देर में ही, कुछ 1 मिनट बाद पाव फट जाती है, सुबह हो जाती है। सीओ साहब को पता नहीं चल रहा होता है कि अब इस वक्त क्या हो रहा है। गोलियों की आवाज हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। गोलियां तो चलती रहती है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो रेडियो सेट पे वो कॉल करते हैं, तो उनका जो रेडियो ऑपरेटर रेडियो सेट उठाता है और सिग्नल देता है कि सर हमने फतेह तालुबार पोस्ट जीत ली है। 111 गुरखास की 5 प्लाटून ने इसके ऊपर देश का तिरंगा लहरा दिया है। तो ये सब कार्रवाई होने के बाद सीओ साहब कहते हैं कि मेरे को मनोज से बात कराओ। कहते हैं सर मनोज से हम बात नहीं करा सकते, और इस वीर योद्धा ने उस वक्त अपने मिशन के आगे अपनी जान की भी न्यौछावर कर दी। मतलब इतना
इतना माहौल इतना गर्म हो चुका था, पर उसके बाद भी लोगों को पता भी नहीं कि नीचे क्या चल रहा है। बट फाइनली जब एक वो ये वॉर की सबसे आई थिंक ये 3 जुलाई 1999 उनका जन्मदिन होता है 24 जून को। उनकी मात्र उम्र 24 साल 1 हफ्ता, 24 साल 1 हफ्ता। लेकिन हम जैसे कहते हैं ना कि इट इज नॉट, लाइफ इज नॉट काउंटेड इन द नंबर ऑफ इयर्स यू लिव, हम कितने साल जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उस 24 साल में उस व्यक्ति ने, उस योद्धा ने कितना कुछ कमा लिया देश के लिए। हमने गंवाया है, हमने तो हमारे लिए तो गंवाया है। एंड आई वुड जस्ट से अबाउट वन मोर ऑफ हिज सेइंग, जो कि बहुत लोगों को, मेरे को बहुत टच करती है। इफ बिटवीन मी एंड माई मिशन, even if death strikes, I swear I'll kill the death also. अगर मेरे और मेरे मिशन के बीच में, मेरे और मेरे ऑब्जेक्टिव के बीच में अगर मौत भी आती है तो मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं मौत को भी आने नहीं दूंगा, मार दूंगा। तो दैट इज अ काइंड ऑफ जोश, जज्बा, जुनून, पागलपन इन वीर योद्धाओं के दिल और दिमाग में। Wow, that's great. That is great. And मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं उस इलाके में ही था, उन्हीं इलाकों में ही था उस वक्त 1999 में, यहाँ पर ये सब लोग थे। मैं भी यंग था, लेकिन एक प्राउड पर एक वो होती है कि ऐसे लोगों के साथ जीने का मौका मिला। बिल्कुल, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत उपलब्धि है। बहुत सही बात। ये तो एक कहानी हुई, लेकिन ऐसी कई कहानियां हैं जो इनके पास है और हमारे पास है आपसे शेयर करने के लिए, सिर्फ माय एफएम पर। बिल्कुल, हम ये कहानियों का सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्कुल, पूरा हफ्ता ये राखी से, ये कारगिल से राखी तक का जो सफर है आपका ऐसा मनेगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो उसके लिए ट्यून इन भी कर लीजिए 94.3 माय एफएम। और आपको बता दूं, इन हर कहानियों का श्रेय जाता है कर्नल पीयूष अग्रवाल जी को, जो कि डायरेक्टर है एज अकेडमी के। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने ये सब कहानियां हमें बताई। थैंक यू आलिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू 94.3 एफएम। एंड मेरा तो यही एम है इन कहानियों सुनाने का, जो शौर्य गाथा, वीर गाथा हम सुनाते हैं, कि हमारे युवा इससे प्रेरणा लें। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने अंदर भी कुछ ऐसा इतना नहीं, लेकिन इससे, इन लोगों से हम अगर कुछ प्रतिशत भी सीख के कुछ भी अपने अंदर ले लेते हैं तो आप एम है, अगर हम थोड़ा सा भी इनसे ले सकते हैं। जब वो देश के लिए इतना कर सकते तो हम खुद के लिए तो थोड़ा सा कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद।